नमस्कार, डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में हम आपको अलग अलग तरह के रोग, इसके लक्षण तथा इसके उपचार के बारे में आपको बताते हैं, तो आज भी हम ऐसे ही एक रोग के बारे में बताएंगे जो कि बड़ों को तो होता ही है, लेकिन अधिकतर ये रोग जो है बच्चों में पाया जाता है। और जब बात बच्चों पर आती है तो इसे हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा विषय है कृमि मुक्ति और इसका महत्व। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शर्ली पी, लेडी मेडिकल ऑफिसर। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर जो है अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। आप दुनिया के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल आईडी है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इसके साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल आईडी है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद मैं एक और बात बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है वो एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है। और आज का हमारा जो विषय है वो है कृमि मुक्ति और इसका महत्व। इस विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न आप हमारे डॉक्टर मैम से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जो है आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। मैम, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि नेशनल डीवॉर्मिंग डे क्यों मनाते हैं। नेशनल डीवर्मिंग डे यानी कि हम कृमि मुक्ति दिवस इसको हिंदी में बोलते हैं, ये हर साल मनाते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में 10 फरवरी के आसपास, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ NHM, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन है। तो उनका ये मेन एम था कि मतलब इंडिया में जितने भी वर्म इन्फेस्टेशन या इन्फेक्शन है उनको हमको कम करना है। तो उस विषय पे उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था या लॉन्च किया था। तो ये हर साल 2 बार मनाया जाता है, एक फरवरी के महीने में 10 तारीख को और दूसरा अगस्त का 10 तारीख को। तो ट्वाइस इन अ ईयर हम लोग ये प्रोग्राम मनाते हैं, खास करके कि लोगों को हम जागरूकता बढ़ाएं कि वर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है और डीवर्मिंग क्या होता है। तो उस विषय पे ये प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया था 2015 में। इसका क्या महत्व है मैम? इसका क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो WHO ने ये एस्टिमेट बनाया था कि हमारे इंडिया में लगभग 241 मिलियन जो है वो इस इन्फेक्शन से पीड़ित है। तो स्पेशली उसमें 68% जो है, जो 1 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा बाकी एज ग्रुप्स में ये 28% पाया जाता है। तो इतना सारा बर्डन है हमारे कंट्री में, इतना मिलियंस लोग को इन्फेक्शन है। तो उसको हम लोग टारगेट रख के कि ये प्रोग्राम हम लोग चालू की थी हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से, ताकि लोगों को हम लोग डीवर्म कर सकें। स्पेशली जो 1 to 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चे हैं, प्री स्कूल है या स्कूल एज गोइंग बच्चे हैं, तो उनको हम लोग टारगेट बेनिफिशरी बनाते हैं, इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी, ताकि हम उनको डीवर्म कर सकें और ये इन्फेक्शन का जो लोड है हम कम कर सकें। जैसे कि आपके विभाग द्वारा मतलब क्या क्या कार्यक्रम किया जाता है? हाँ, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, या हम लोग इसलिए टारगेट करते हैं चिल्ड्रन में बिकॉज ये इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली उन पे पाया जाता है बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स में आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, उनके थ्रू, या इवन स्कूल टीचर्स, जो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल या नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ये मेडिसिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एल्बेंडाजोल। तो सो दैट हम लोग जितने भी एज ग्रुप्स हैं उनको हम कवर कर सकें। और जो 1 to 2 ईयर्स ऑफ या 1 to 6 ईयर्स तक तो मोस्टली कुछ बच्चे जो हैं गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेंटर्स में एडमिटेड होते हैं। और जो एनरोल्ड है या ना एनरोल्ड, अगर मान लो एनरोल्ड किया गया है तो उनको हम लोग आंगनवाड़ी के
आंगनवाड़ी सेंटर्स के द्वारा भी ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके अलावा स्कूल्स में दे सकते हैं, ये फ्री में बांटा जाता है। इवन यू कैन अवेल ऑल्सो एट द नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटीज। मतलब ये दवा लेने के लिए हमें पैसे की देने की जरूरत नहीं, बट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हर जगह आप इसको अवेल कर सकते हैं, स्पेशली आंगनवाड़ी सेंटर्स पे या स्कूल्स पे या इवन मेडिकल पे नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी आप इसको ये मेडिसिन को अवेल कर सकते हैं। मैम अब आप हमें ये बताइए कि ये जो पेट के कीड़े हैं वो क्या हैं और कैसे होते हैं? हाँ, उसमें 3 टाइप्स की मेन टाइप्स ऑफ वर्म्स जो होते हैं हमारे पेट में। तो जैसे कि हुक वर्म है, राउंड वर्म है, विप वर्म है, ये 3 नाम में पाया जाता है। मेडिकल टर्म्स भी होते हैं उसके। और ये जो मोस्टली जो अडल्ट वर्म्स जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान अगर खुले में शौच करते हैं या उनके जो आंचुमल जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, तो उसके जो वर्म्स के अंडे जो है वो मिट्टी में मिलता है। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान जो इन्फेक्टेड नहीं है, अगर वो उस मिट्टी जो इन्फेक्टेड मिट्टी है उसके कांटेक्ट में आए, खास करके जो छोटे बच्चे मैंने बताया था उनको आदत होती है कि वो मिट्टी में खेलते हैं, उसके बाद में वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते, तो उसके पेट में चला जाता है ये कीड़ा। तो ऐसे ही वो प्रवेश करता है हमारे अंदर में। और ये तो हो गया बच्चों की बात में। अगर कुछ अडल्ट अगर नंगे पाँव भी जाते हैं, इवन बच्चे भी नंगे पाँव भी चलते हैं, तो वो स्किन के थ्रू में भी अगर कोई वूंड होता है तो उसके थ्रू ये पेनिट्रेट करता है। तो ऐसे चीज़ें में ये इसका ट्रांसमिशन होता है। उसके बाद एक ये साइकिल रहता है, जैसे ही वो अंदर चला जाता है फिर वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर अपना न्यूट्रिशन के लिए हमारे इंटेस्टाइन में ये फूड वगैरह और जो ब्लड वगैरह वो सक करता है, इसलिए हम लोग को एनीमिया होने की चांसेस भी होती है। तो उसके लिए बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स है वर्म इन्फेस्टेशन का बच्चों के अंदर में। जी मैम, जैसे कि ये जो बीमारी है वो बड़ों को भी होती है और बच्चों को भी, तो ऐसा क्यों होता है कि ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है? बच्चों में इसलिए ज़्यादा बहुत इन्फेक्शन होता है क्योंकि उनका हैबिट की वजह से, जैसे कि अभी बोला था मैंने कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, फिर मिट्टी को भी कुछ खा लेते हैं वैसे, तो हम लोग को पता नहीं रहता है। उसके बाद घर जाते हैं, फिर वो हाथ नहीं धोते हैं खाना खाने से पहले, तो उस समय उनको ये एक्सपोजर की चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो एक जो है वो प्रेजेंट होते हैं मिट्टी में। उसके बाद में जब वो इंजेस्ट कर लेता है बॉडी में, तो स्टमक में चला जाता है, तो ये वर्म्स एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एडल्ट फॉर्म में होने के लिए इसको बहुत एटलीस्ट टाइम लगता है अपना न्यूट्रिशन लेने में। तो वो हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी ब्लड या प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो वहाँ पे अपने न्यूट्रिशन लेके वर्म्स एडल्ट फॉर्म में पाया जाते हैं। फिर उसके बाद में जब कोई इंसान अगर मोशन जाते हैं या खुले में शौच करना है ना, ऐसे हैबिट्स में वो इन्फेक्टेड सॉइल जो होते हैं उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी आता है तो वो इन्फेक्शन अक्वायर करते हैं। तो इसलिए हम इस इन्फेक्शन को हम सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिन इन्फेक्शन बोलते हैं। तो क्या मैम नंगे पैर चलने से ये बीमारी होती है? बिल्कुल, अगर आप किसी के स्किन में भी कट हो जाते हैं तो उसके थ्रू भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब ये जो बीमारी है वो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? प्रवेश के बाद मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि थ्रू स्किन के थ्रू भी हो सकता है। और जो हैबिट है ईटिंग, अगर हम लोग रॉ वेजिटेबल भी खाते हैं सलाड्स के फॉर्म में या अनकुक्ड रॉ मीट वगैरह खाते हैं, तो उसके द्वारा भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। मैम जो कुछ मांस या कुछ भी भोजन जो खाने की चीज़ जो आधा पका हुआ है और आधा कच्चा है, तो ऐसे में भी? हाँ बिल्कुल, जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं अच्छे से, स्पेशली जो वेजिटेबल्स वगैरह उनको अच्छे से धोएं। इवन और जो मीट जो है उनको अच्छे से धो के पका के खाना चाहिए, वरना उसके द्वारा भी ये एग या लार्वा जो है वो उस पर पाया जाता है उस मीट या वेजिटेबल्स में। तो अगर हम उसको अनवॉश करके या रॉ चीज़ें हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर वो प्रवेश करता है, फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट में कीड़े हैं या फिर नहीं हैं? हम लोग अपने सिम्टम्स से पता लग सकता है। जैसे कि अगर किसी के पेट में कीड़ा हो तो उनको ये सिम्टम्स होते हैं कि पेट में दर्द सबसे कॉमन होता है। पेट में दर्द है ना, पेट में दर्द आपको अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, तो तुरंत अस्पताल दिखाना है कि क्या कारण है, हम लोग पता करें। उसके अलावा पेट में दर्द हुआ फिर जी मचलाना, उल्टी आना
है ना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और बच्चों में खास करके उनको भूख नहीं लगता है, तो उसके कारण उनको वेट लॉस होता है। वेट लॉस होने के कारण से वो अंडर नरिश हो जाता है, फिर माल न्यूट्रिशन या कुपोषण हो जाता है उनमें। इनडायरेक्टली उनका इम्यून सिस्टम भी लो हो जाता है, तो और भी बाकी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं बच्चों में। और अगर हम देखा जाए तो उनके जो स्कूल के परफॉर्मेंस जो है वो लो होते हैं, अटेंडेंस शॉर्टेज हो जाता है। तो मेन इसका ये है कि उनका मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पे असर होता है। अगर वो लोग ध्यान से ना देखें ये सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हम इससे पता कर सकते हैं। अगर मेडिकल टर्म में हम लोग देखें तो किसी अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनमें भी, जैसे कि मान लो अगर वो स्प्रेड हुआ है, मल्टीपल वर्म्स हैं हमारे पेट के अंदर, तो जगह जगह भी वो जा सकते हैं। जैसे कि लिवर हुआ है तो जॉन्डिस हो सकता है। अगर लंग्स में चला जाए तो उसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। ब्रेन में हो सकता है तो जिजर्स हो सकता है। तो अलग अलग रूट वो चला जाता है ऑर्गन्स मतलब में आप भी। ये बोल रही हैं कि अगर पेट में ही कीड़ा है तो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में भी ये अगर वो बहुत सारे नंबर्स में होते हैं तो वो स्प्रेड होता है अलग अलग ऑर्गन्स पे, तो उसके हिसाब से वो सिम्टम शो करता है। और या तो हम लोग मल की जांच कराएं, जिसमें हम लोग माइक्रोस्कोप में देख के उसका ओवा या सिस्ट पता कर सकते हैं। अस्पताल में इसका जांच होती है? हाँ जी, हम लोग उसका माइक्रोस्कोप के थ्रू मल की जांच कराएंगे। उसके बाद में ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, किसी में हम लोग एक्सरे भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, तो उसमें वर्म्स दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इसको जानने में। बच्चों में जो है कृमि मुक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसका पूरा लाइफ, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल चेंजेस, इसमें बहुत असर पड़ता है। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला था, उनको माल न्यूट्रिशन होने की चांस है, अनीमिया होगा, उनको खून की कमी होगी, फिजिकल डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ में अफेक्ट होगा, फिर ग्रोथ और मेंटली रिटार्टेड भी हो सकते हैं अगर उनका मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस रहें। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। कभी कभार इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट भी हो जाता है, ब्लोडिंग होता है, पेट फूलता है या गैस जैसा लगता है, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इनडायरेक्टली वो मेन माल न्यूट्रिशन कराती है, एनीमिया कराती है, और उनके जो मेंटल स्टेटस है उसको अफेक्ट पड़ता है। जैसे कि इनडायरेक्टली उनके परफॉर्मेंस पे पता चल जाता है स्कूल में कि उनका अगर अटेंडेंस शॉर्टेज होता है क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में, फिर बार बार छुट्टियां लेना पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको पता चल जाता है अगर इसके इन्फेक्शन होता है तो। मतलब पेट में कीड़े की वजह से अन्य बीमारी भी हो सकती है हमें। मैम, ये जो कृमिनाशक की जो दवा है इसका क्या नाम है? एल्बेंडाजोल नाम की ये दवाएं हैं। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक है। तो जितने भी सारे कीड़े हैं, भले वो अलग अलग टाइप्स की हो, तो उसके अगेंस्ट ये बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। इसलिए हम लोग नॉट ओनली इन इंडिया बट जनरलाइज ओवर द वर्ल्ड हम लोग ये टैबलेट्स देते हैं। और उसके लिए अलग डोज होते हैं। जैसे कि 1 to 2 years के बच्चे में हम लोग हाफ टैबलेट देते हैं। उसको मोस्टली च्यूएबल फॉर्म में होता है, तो छोटे बच्चे हैं तो उनको हम लोग क्रश करके पिला के उसको साफ़ पानी में पिलाना होता है। उसके अलावा अगर 2 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं तो हम लोग उसको हम फुल टैबलेट दे सकते हैं। तो टोटल इसका डोज होता है 400 मिलीग्राम, सिंगल डोज ही देते हैं। तो हर बार इसको हम लोग ट्वाइस, एटलीस्ट 4 to 6 मंथली हमको डिवर्म करना चाहिए बच्चों को। मैम, क्या ये जो दवा हम बच्चों को देंगे तो इससे क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होगा? साइड इफ़ेक्ट्स तो उतना नहीं होता है। जैसे हर दवाई में थोड़ा बहुत तो हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, बट ये कुछ देर में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अलार्मिंग नहीं होता है, कुछ ही देर में नॉर्मल हो जाता है। अगर ऐसा लगता है कि ये जो सिम्टम्स है 24 आवर्स के बाद में परसिस्टेंट रहता है, तो ये अलार्मिंग रहेगा, तो तुरंत नियर बाय हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ऐसे एजुकेशन देते हैं आशा या ENM या टीचर्स को कि अगर ऐसी समस्या आती है तो आपको कैसे अलर्ट रहना है। और अगर बच्चे थोड़ा पैनिक भी करता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा अलग सा जगह में बिठा के लिटा के थोड़ा बहुत उनको काम करके, काउंसल करके, उनको पानी पिला के वो ठीक कर सकते हैं। अगर उसके बावजूद वो परसिस्ट करता है 24 आवर्स के बाद में, तो तुरंत उसको अस्पताल लेके आ जाए, ताकि कुछ और रीज़न ना हो। उसको पता करने के लिए हम लोग रिपोर्ट करना है। मैम, जैसे कि आपने बताया कि जो दवा है इसका नाम एल्बेंडाजोल है, तो क्या वयस्कों को भी सेम यही दवा दी जाती है कि उनका कोई अलग दवा है? बिल्कुल सेम दवाएं दे सकते हैं। अडल्ट में भी ये 400 मिलीग्राम सिंगल डोज देते हैं,
और हर 6 महीने में भी अडल्ट लोगों को दे सकते हैं। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी हम लोग देते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ एनीमिया ऑल्सो। तो एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि अगर पेट में कीड़ा भी होता है तो उसके कारण से इट इज़ वन ऑफ द रीज़न टू कॉज एनीमिया ऑल्सो इन द चिल्ड्रन एज वेल एज इन प्रेग्नेंट लेडीज़। तो गर्भवती महिलाएं भी जो है ये दवा का सेवन कर सकती हैं? बिल्कुल, लेकिन वो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग ये दवा शुरू कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह लेने की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वो सेफ ही रहता है, वो ले सकते हैं दवाएं अगर वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है तो। मैम जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चे में कोई लक्षण नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो क्या ऐसे में ये दवा हम दे सकते हैं? बिल्कुल, ज़रूरी नहीं किसी को सिम्टम हो। एक्चुअली ये डिजीज़ जो होता है किसी में माइल्ड होता है जिसमें सिम्टम शो नहीं करता है। अगर वो सीवियर फॉर्म में होता है या मल्टीप्लाई कर रहे वर्म्स इंटेस्टाइन के अंदर में बहुत सारे मल्टीपल वर्म्स पाया जाता है, तो कभी कभार वो मुंह से नाक से भी वर्म्स निकलते हैं बच्चों में, अगर वो सीवियर कंडीशन में होता है ये जो कीड़े। हाँ जी, तो इसलिए हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि क्या क्या मेजर सिम्टम्स होता है या माइनर सिम्टम, इवन अगर सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है उनको दवाई देनी चाहिए। बिल्कुल। मैम किस उम्र के बच्चों को ये मतलब दवा जो है देनी चाहिए? 1 to 19 ईयर्स को हम लोग मोस्टली टारगेट करते हैं। इसमें जो 1 to 2 ईयर्स मैंने बोला था आंगनवाड़ी सेंटर्स में वो लोग इसको फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, और बाकी जो 2 and above ईयर्स हैं वो लोग वहाँ जा स्कूल्स में भी और हर जगह में भी लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटी में वो ये टैबलेट ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैम जो है स्वास्थ्य कर्मी जो है ये दवा तो देते हैं, तो इसके साथ साथ शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्यों देते हैं? इसमें उनका क्या? इसलिए हम लोग टीचर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स को चूज करते हैं बिकॉज ये लोग क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं बच्चों में, बहुत टाइम तक वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं स्कूल्स में, तो उनको उनका साइकोलॉजिकल या एक अटैचमेंट रहता है स्कूल्स बच्चों की और उनकी जो टीचर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स है, तो एक क्लोज बॉन्डिंग होता है, तो एक कॉन्फिडेंस के द्वारा हम उनके थ्रू दिलाते हैं। तो जब भी ये प्रोग्राम होता है नेशनल डीवर्मिंग डे, उस समय हम लोग क्या करते हैं कि इनके थ्रू हम लोग टैबलेट्स देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं उनके सामने से ही वो लोग बच्चे को खिला देते हैं और पानी पिला के उनको छोड़ देते हैं। मैम जैसे कि अगर बच्चे बीमार है या फीवर है या कुछ भी इन्फेक्शन है उस बच्चे का ऑलरेडी, तो उस समय पे हम लोग ये दवाई को थोड़ा होल्ड करके पहले उसको जो बीमारी है उसको सही करके उसके बाद में हम लोग दे सकते हैं डीवर्मिंग। मेरा अगला सवाल भी यही था मैम कि मान लीजिए कि बच्चे उसको कोई और बीमारी है, कोई और रोग से वो ग्रसित है, कोई और दवा ले रहा है, तो ऐसे में उसे नहीं देना चाहिए, मतलब उस वक्त के लिए नहीं? उस वक्त जब वो बीमार होता है, वीक होता है, तो उस समय नहीं देना चाहिए। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद में उसके बाद में हम लोग ये दवाई चालू कर सकते हैं। मैम जैसे कि हमारे वहाँ तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने ये जो एल्बेंडाजोल की दवा लेकर आई थी, तो वहाँ पे कुछ लोगों का मानना ये है कि कोई नर्स या एएनएम या कोई मेडिकल स्टाफ ने नहीं दिया है, तो उस पर लोग ज़्यादा मतलब गौर नहीं करते। बहुत लोगों ने शायद अपने बच्चे को दिया भी नहीं होगा। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगी कि हमारे डॉक्टर मैडम जो है हमारे सामने बैठी हैं, वो कह रही हैं कि शिक्षक और आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हैं। अगर आपको किसी शिक्षक ने लाकर दी हो या कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने लाकर दी हो, आप अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। मैम आप प्लीज़ एक बार बिल्कुल आपको बेझिझक से देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा हम लोग देते हैं, ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही दे या नर्स दे, ये स्कूल्स में टैबलेट हर साल हम लोग देते हैं और पूरा ऑल ओवर इंडिया में देते हैं, इसलिए आप लोग इसको यूटिलाइज़ कीजिए। जी मैम, जो ये जो दवा है वो बच्चे को देने की सबसे अच्छा समय कौन सा है? क्योंकि कुछ दवा ऐसी होती है कि हमें सुबह खाली पेट लेना है, रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद या पहले या दिन को, तो इससे हमें जो है बच्चे को किस समय देनी चाहिए? एक्चुअली मोस्टली तो प्रेफरेबली देते हैं खाना खाने के बाद, बट ऐसे कुछ नहीं कि एम्प्टी स्टमक में भी हम लोग दे सकते हैं। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई भी नुकसान नहीं है। एम्प्टी स्टमक में है तो दे सकते हैं, खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। मैम क्या हम बच्चे को हर महीने ये दवा दे सकते हैं? हर महीने तो नहीं, लाइक 4 to 6 मंथली, लाइक कैप से 6 मंथ्स के 6 मंथ्स के कैप में हम लोग इसको दे सकते हैं। और मोस्टली ये जो प्रोग्राम के थ्रू भी दिला देते हैं हम लोग,
ट्वाइस इन अ ईयर, जैसे कि 10 फरवरी हुआ, 10 अगस्त हुआ, ये प्रोग्राम के थ्रू भी हम लोग देते हैं उनको। मैम, ये दवा देने के बाद बच्चों में क्या मतलब क्या फ़ायदा होगा या क्या अलग कुछ लगेगा दवा देने के बाद? ये दवा देने के बाद में बहुत उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है, बिकॉज उनका जो न्यूट्रिशन जो है वो इम्प्रूव होता है। मतलब जैसे मैंने सिम्टम बताया कि लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगता है, तो वो खाना खाना शुरू कर देता है, तो इनडायरेक्टली उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो जाता है। फिर वो जो कुपोषण या माल न्यूट्रिशन की बीमारी वो नहीं होगा बच्चों में, इम्यूनिटी अच्छा बढ़ेगी, तो इन्फेक्शन, बाकी इन्फेक्शन से भी वो बचाव लाएगा। उसके बाद उनका फिजिकल ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है बच्चों में, वो इंक्रीज होगा, है ना, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा उनका जो मेंटल चेंजेस है वो इम्प्रूव होगा, वो पढ़ाई में ध्यान देगा, पढ़ाई में ध्यान देगा तो उनका अटेंडेंस शॉर्टेज नहीं होगा स्कूल में। तो ये सारा बहुत सारे, और एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया का कॉज मैंने बताया था, इट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ एनीमिया, तो उनके खून की कमी नहीं होगी। तो इनडायरेक्टली ये एक विशेष साइकिल है। मैम, आपने हमें अभी तक ये बताया कि ये कैसे होता है, कैसे संक्रमित होता है, ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं और नंगे पैर चलने से भी होता है। तो इसके बाद ये सवाल है कि हमें किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए ताकि हमारे पेट में कीड़े ना हो? सबसे पहले तो हम लोग साफ़ सुथरा रहना है, हमारे आसपास की जो चीज़ें साफ़ रहनी चाहिए, और हमेशा जब भी आप शौच जाते हो तो हमेशा हाथ धोए, अच्छे से साबुन से धोना है। खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना है, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना है, ठीक है। और नंगे पाँव कहीं पे भी नहीं चलना चाहिए, हमेशा वेयर स्लीपर्स और फुटवेयर्स, ठीक है। उसके बाद कंटामिनेटेड जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, कंटामिनेट में जो पानी, जो गंदा पानी है वो ना पिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, है ना। तो ये सारे छोटे मोटी चीज़ है। मेन तो सैनिटेशन, खुले में शौच नहीं करना है। हमारे मंत्री जी ने भी स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा तो हर जगह पे टॉयलेट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट की है ताकि ये खुले में शौच ना करे लोग, है ना। तो इस बात पे हम लोग ध्यान देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल हो, और ये जो हम प्रोग्राम चला आ रहे हैं उसके थ्रू भी इसका जो बर्डन है हमारी कंट्री में वो कम हो। तो इन छोटे बातों पे, और जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स वगैरह हैं, उनको अच्छा से धो के खाएं, और रॉ या अनकुक्ड जो मीट है उनको ना खाएं, उसको अच्छे से साफ़ करके पका के खाना चाहिए। मैम, ऐसा सुनने आया है कि जो लोग मांसाहारी है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। नहीं, ऐसे बिल्कुल तो नहीं। इवन जो हाई क्लास वाले पीपल, एनीबडी, मतलब मोस्टली लोग सैलड्स लेते हैं ना, तो इवन रेस्टोरेंट्स में भी हर जगह तो हमको सैलड्स मिलती है, तो वो सैलड्स कैसे प्रॉपरली वॉश है कि नहीं हमको नहीं पता। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी वेजिटेबल्स आप रॉ ले रहे हो तो उसको अच्छे से साफ सफाई, मतलब अच्छे से पानी से धो के उसको लें। तो इवन नॉन वेजिटेरियन में अनकुक्ड अगर वो लेते हैं मीट, तो उसके द्वारा भी इन्फेक्शन हाँ होने के चांसेस है। तो हर चीज़ हमको पका के खाना है और वॉश करके खाना है। मैम, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा है, साफ़ सफाई की कमी है, क्या वो लोगों को ये बीमारी जल्दी आने की संभावना है? बिकॉज जो लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने को, वो हाई रिस्क ग्रुप्स में आ जाएंगे, बिकॉज उनका या तो नॉलेज नहीं है, तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे है, तो वो उनको लाइक सराउंडिंग अनक्लीन रहता है, तो उनको हमको ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अगर वो साफ़ सुथरा रहें तो ये इन्फेक्शन उनको मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं उनको होने में। तो इसलिए हम लोग ऐसे जगह पे थोड़ा टारगेट करना चाहिए कि आप लोग साफ़ सुथरा रखें ताकि इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो दूसरों को भी। मैम, ये जो पेट में बनने वाले कीड़े हैं, क्या इसका कोई साइंटिफिक नाम? अलग अलग नाम है, जैसे कि एस्केरिस, लुम्ब्राइकॉइड्स है, लिवर फ्लूक है, वर्म वगैरह, बहुत सारे नाम होते हैं। बट मेन 3 टाइप्स मैंने बताया था, विप वर्म, हुक वर्म एंड टेप वर्म्स। तो ये सारे बहुत कॉमन वर्म्स पाया जाता है इंटेस्टाइन पे। मैम, आंगनवाड़ी से जो है बच्चों को आयरन और फॉलिक एसिड दवा मिलती है, तो क्या बच्चे तो वो खाते हैं, तो क्या उसके साथ हम ये दवा भी दे सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज
डीवर्मिंग हम जब करते हैं, ऑलरेडी हमको पता नहीं है कि उनके पेट में कीड़ा है कि नहीं, तो अगर उस इनडायरेक्टली अगर उनके पेट में कीड़ा है तो वो इनडायरेक्टली एनीमिया कॉज करता है। तो उसके साथ ही साथ हम लोग आयरन फॉलिक एसिड का सिरप या टैबलेट छोटे बच्चों के लिए 5 years उनमें हम लोग सिरप देते हैं, आयरन फॉलिक एसिड सिरप देते हैं। उसके अलावा अगर अडल्ट है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा भी है, तो हम लोग उसके टैबलेट के थ्रू देते हैं। तो हम लोग यूजुअली साथ ही साथ देते हैं। और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत है या आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम्स है, ऐसे बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स है जिसमें हम लोग ये आयरन टैबलेट्स या फॉलिक एसिड टैबलेट्स के साथ ही साथ हम लोग डीवर्मिंग टैबलेट्स भी देते हैं। तो वो इनडायरेक्टली एनीमिया को भी प्रिवेंट करता है। मैम, जब मैंने अपने दोस्त से ये इस विषय पर बात की तो उसने कहा कि मैं ज़्यादातर मसालेदार भोजन का सेवन करता हूँ, तो मेरे जो पेट के जो कीड़े हैं वो वैसे ही मर जाएंगे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसे तो इसमें कोई सच वाली बात, इट्स अ मिथ, एक्चुअली फॉल्स मिथ है, ऐसे कुछ नहीं होता है। मेन होता है कि दवाई खाने से वो मरती है। हाँ। उसके अलावा कोई मसालेदार, हाँ, अगर ये जो वर्म्स अगर बहुत सारे मल्टीप्लाई करके बहुत सारे नंबर्स में होते हैं इंटेस्टाइन में, तो सर्जरी होने की चांसेस भी होता है पेशेंट्स में। जी मैम। मैम, आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि आप चारों तरफ हर जगह साफ सुथरे रहिए, अपने हाथ को धोए और कूल्हे में शौच ना कीजिए। जो भी वेजिटेबल्स या खा रहे होते उसको अच्छा से धो लीजिए, और जो रॉ मीट है और अनकुक्ड मीट है उसको अवॉइड कीजिए और अच्छा से कुक करके खाइए। और जो भी हम लोग अभी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एल्बेंडाजोल, उसको आप लोग यूटिलाइज कीजिए। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि मतलब बच्चे को ना दें, उसको आप बिल्कुल दे दीजिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे के जो फ्यूचर है वो इम्प्रूव होगा हर चीज़ में, उनका फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जैसे कि मैम ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि कृमि मुक्ति दिवस कब से शुरुआत हुई और ये साल में 2 बार इसे मनाया जाता है। पेट के कीड़े क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी असर करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो है अपने हाथों को हमेशा, शरीर के साथ साथ हमारे हाथों को हमेशा स्वस्थ रखने चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद दोनों जो है हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, अपने आसपास साफ रखना चाहिए। ऐसी मैम ने इस दवा के बारे में भी बताया। इस दवा का नाम जो है एल्बेंडाजोल है और बड़ों को भी यही दवा दी जाती है। मतलब 1 साल से ना मैम, 1 साल से 1 to 19 ईयर्स तक बच्चों को ये दवा जो है दी जाती है। साल में 2 बार इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, प्लस साल में 2 बार हम इसे बच्चों को देते हैं, बड़े भी ये दवा ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मैम ने दी हैं और उम्मीद करती हूँ कि दर्शक आप इस बात पर गौर किया होगा, ध्यान दिया होगा। इसके अलावा इस विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न हो और अगर कोई सुझाव हमें देनी हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hoppddkportblair@gmail.com। हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से मैम आपका फिर से एक बार धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई, हमारा न्योता स्वीकार किया और हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जो इतनी ज़रूरी बातें आपने हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, धन्यवाद। तो जाते जाते दर्शकों, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने बच्चे के और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ताकि हमारा समाज और हमारा देश दोनों स्वस्थ रहें। धन्यवाद।